नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम एमए फाइनल के भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जैसे कि हमने पहले मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया था, फिर उसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन हमने किया है। और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें आपस में टकराव भी उनके बीच में होता है। और नीति निर्देशक तत्वों की हमेशा आलोचना ये की जाती है कि उनके पीछे कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, अर्थात उनकी जो उनको लागू करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। यदि उनको लागू नहीं किया जाता है तो कोई भी न्यायालय में उनके लागू करने के लिए शरण नहीं ली जा सकती है या चैलेंज उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है उनको लागू करने के लिए। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना जो की जाती है तो इसका महत्व कम हो जाता है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। और संविधान सभा के अंतर्गत ही बहुत सारे विद्वानों ने के टी शाह हैं और ये इसके अलावा जो दूसरे नासिर हैं, नसरुद्दीन हैं, और इसके अलावा जो के मुंशी हैं, इन्होंने उस आवाज़ को काफ़ी विरोध किया था और उनकी आलोचना की थी कि नीति निर्देशक तत्व एक दिवालिया बैंक की तरह से है। तो इस प्रकार से इनकी आलोचना की जाती है। किंतु व्यवहार में जब हम दृष्टि डालते हैं, 1950 के बाद में हमारा संविधान लागू हो गया, ये हम जानते हैं। और भारतीय संविधान लागू होने के बाद ये नीति निर्देशक तत्वों की और मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रही है और इनके बीच में जो टकराव हुआ है, यदि वैधानिक तौर पर देखा जाए, संवैधानिक तौर पर इनको देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मौलिक अधिकार हैं वो कंपलसरी हैं और उनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है उनको लागू करने के लिए। और नीति निर्देशक तत्वों के पास में कोई भी शक्ति नहीं है और इनको लागू होना बड़ा मुश्किल है। और ये बिल्कुल ये जो है एक औपचारिक रूप से संविधान में रखे गए हैं। किंतु जब हम व्यवहार में इसको देखते हैं तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में समय समय पर टकराव होता रहा है। और उस टकराव के जो परिणाम निकल कर के सामने आते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भले ही उनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है या न्यायालय में शरण लेने की शक्ति उनके लिए नहीं है, किंतु व्यवहार में उन्होंने मौलिक अधिकारों को भी सीमित करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं 1951 में ही ये दोनों के बीच में टकराव की स्थिति आ गई थी, कंट्रोवर्सी इनमें पैदा हो गई थी। तो जो प्रथम जो संशोधन 1951 में हुआ था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो संशोधन हुआ था। और इसके बाद में उसको संपत्ति के जो अधिकार है उसको सीमित किया गया था, प्रथम जो संशोधन है उसके अंतर्गत। फिर चौथा जो संशोधन हुआ था 1955 में, उसमें भी संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने का कार्य किया, इन नीति निर्देशक तत्वों को सही तरीके से लागू करने के लिए या इनको कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए चौथा संशोधन किया जाता है, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाता है। फिर इसके बाद में 17वां जो संशोधन है, संवैधानिक संशोधन 1964 में किया जाता है और उसमें भी निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को सीमित करते हुए लागू करने का प्रयास किया गया था। और मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात करते हैं, जो लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित करने की कार्य करते हैं, आर्थिक नीतियों को लागू करने की बात करते हैं और समाज में समानता और सामाजिक स्तर को बढ़ाने की बात करते हैं, समानता स्थापित करने की बात करते हैं। तो एक तरीके से मौलिक अधिकारों को सीमित करने का समय समय पर ये कार्य होता रहा था, संशोधन बार बार संसद के द्वारा किए जाते रहे थे। फिर 1967 में गोलकनाथ विवाद आता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। और उस गोलकनाथ वाद के अंतर्गत ये न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया था कि मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, संसद इनके ऊपर कोई कटौती नहीं कर सकती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए
लिए भी उनको सीमित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके का जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का 1967 में गोलकनाथ बांध के अंतर्गत आया था। तो क्योंकि अब कल्याणकारी राज्य की जो नीतियां हैं उनको लागू करना है, तो इस कारण से एक बहुत बड़ी समस्या राज्य के या देश के जो सरकार है उसके समक्ष आ गई थी। तो इसको ध्यान में रख करके 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में करना पड़ा, और इसमें ये प्रावधान किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, उनको समाप्त भी कर सकती है, किसी को विलोपित भी कर सकती है, किसी भी मौलिक अधिकार को आंशिक रूप से और अन्य उसको पूरी तरीके से उसको हटा सकती है या उसको सीमित कर सकती है। संसद की जो शक्ति है उसको मौलिक अधिकारों के लिए सीमित नहीं किया जा सकता, या मौलिक अधिकार जो है वो निरपेक्ष नहीं रखे जा सकते हैं, वो उनमें भी संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। यह 24वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान कर दिया गया था। तो एक तरीके से जो न्यायालय है उसकी जो शक्ति है, उसकी जो मौलिक अधिकारों के पक्ष में जो निर्णय उन्होंने दिया था उसको सीमित कर दिया गया था और उसको कटौती कर दिया गया था। इसी प्रकार से इसी क्रम में 25वां संवैधानिक संशोधन 1971 में ही आता है, और इसमें अनुच्छेद 31 गा जोड़ दिया गया था, क्योंकि 31 जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, और उसी की वजह से ही बार बार एक बहुत बड़ी समस्याएं जो राज्य के सरकार के सामने आती रही थी और उन्हीं को चैलेंज किया जाता रहा था। तो 71 में 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 गा जोड़ा जाता है, और उसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 खा और 39 गा को जो कि समाजवादी कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बात करता है, जो अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक समाजवाद के तत्वों को स्थापित करने की बात करता है, और ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए कोई विधि बनाई जाती है, कोई नीति बनाई जाती है, तो उन नीतियों को ये कह करके अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करते हैं। तो यानी कि यह है कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उनके उल्लंघन को ध्यान होने की वजह से इन विधियों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अर्थात ये हुआ कि अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39 खा और 39 ग के अंतर्गत कोई विधि बनाई जाती है, नीतियां लागू की जाती हैं, तो वो इन मौलिक अधिकारों से ऊपर रहेंगी, इनको सीमित नहीं किया जा सकता, वो वैध मानी जाएंगी, तो उनमें न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी निर्मित विधियों को न्यायालय में किसी प्रकार का चैलेंज नहीं दिया जा सकेगा। ये अनुच्छेद ये संशोधन 25/1971 के द्वारा संसद के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया था। फिर 1973 में फिर कंट्रोवर्सी होती है, फिर विवाद उत्पन्न होता है, और केशवानंद भारती जो वाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, और इसमें न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो इस प्रकार से था कि न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है जिसको सीमित कर दिया गया था 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसके लिए इसमें निर्णय दिया कि संसद न्यायालय की जो समीक्षा करने की, किसी भी विधि की समीक्षा करने की जो शक्ति है उसको सीमित नहीं कर सकती है संसद। तो क्योंकि ये हमारे जो संविधान के मूल ढांचे का एक अंग है, न्यायिक समीक्षा करना, पुनरावलोकन करना, ये जो हमारा मौलिक जो मूल जो संविधान है उसका ढांचा है उसका ही एक अंश है, तो उसको सीमित नहीं कर सकती है संसद। दूसरी बात यह है, इसमें निर्णय दिया कि अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 ग के अंतर्गत यदि कोई विधि कल्याणकारी राज्य के लिए समाजवादी तत्वों को लागू करने के लिए बनाई जाती है, तो
उसको वैध माना जाएगा और मौलिक अधिकारों के द्वारा उसे सीमित नहीं किया जा सकता, उनको चुनौती नहीं दी जाएगी या उसको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। तो दोनों बातें हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय की जो समीक्षा करने की जो शक्ति है उसको वैध माना जाएगा या उसमें चुनौती दी जा सकेगी, किंतु 39 खा और गा के अंतर्गत यदि कोई विधि बनाई जाती है तो वो भी मान्य रहेगी, मौलिक अधिकारों को इस मामले में सीमित माना जाएगा। तो ये केशवानंद भारती जो बात था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है यहाँ से, जो मूल ढांचे की बात इसके अंतर्गत की गई है। फिर इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन आता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आया था और इसमें ये प्रावधान किया गया, इस संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि 39 खा और ग के साथ में अन्य निर्देशक तत्वों को भी मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा जाएगा। अर्थात सारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो उनके लिए कोई विधि बनाई जाती है तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर उनको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इस तरीके का 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान कर दिया गया था। किंतु फिर 1980 के अंतर्गत मिनर्वा मिल्स का एक वाद आता है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत और इसमें ये निर्णय दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि सभी निर्देशक तत्वों की जो विधियां हैं उन विधियों को मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं रखा जा सकता, वो अवैध होंगी। सारे नीति निर्देशक तत्वों के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो वो पूरी तरीके से मान्य नहीं होगी, वो अवैध होगी। मौलिक अधिकारों को जो सीमित करती है, जिस मात्रा तक मौलिक अधिकारों को सीमित करती है उस मात्रा तक वो अवैध मानी जाएगी। और इसमें ये भी कहा गया किंतु जो 39 खा और ग को लागू करने के लिए या उसके कल्याणकारी राज्य समाजवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो विधि बनाई जाती हैं वो मान्य रहेंगी और वो उस सीमा तक मान्य रहेंगी कि इसके विधियों को लेकर के अनुच्छेद 14, 19 और 31 इनको भी सीमित इनके लिए किया जा सकता है। अर्थात इनको मान्य माना जाएगा और ये जो अनुच्छेद 14 की समानता का अधिकार है, 19 के अंतर्गत जो बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं वो हैं और 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वो हैं, तो इनको लेकर के उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। नीति निर्देशक 39 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो विधि बनाई गई है उसको। और बाद में फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को ही समाप्त कर दिया गया था। तो वर्तमान में ये पोजीशन है कि जो 39 अनुच्छेद 39 खा और गा इनके अंतर्गत कोई विधि बनाई जाती है जो समाजवादी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए होती हैं, जो आर्थिक संपन्नता के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, सामाजिक समानता के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, तो इन विधियों को मौलिक अधिकारों के नाम से चुनौती नहीं दी जाएगी कि उनको ये कहा करके रोका नहीं जाएगा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। अनुच्छेद 14, 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं समानताएं दे रखी हैं वो मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं इन विधियों के लिए। तो इस प्रकार से अब हम ये कह सकते हैं कि जो कहते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनका कोई महत्व नहीं है, उनके पीछे कोई शक्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये कहना भी एकदम सही नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा सहयोग है। एक भारतीय जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अंतर्गत भी इनको मान्यता मिल गई है एक तरीके से, और इनकी जो नीतियां हैं वो भी लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने की क्षमता भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। तो इनके पीछे शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है और जन सामान्य की शक्ति है इसके पीछे, ये कहा जा सकता है। लोकतंत्र की शक्ति है, समाजवाद की शक्ति है। आज इतना ही, अब बाकी का आगे। धन्यवाद।